नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, तरोताजा होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान दे रहे होंगे। यूपीएससी अखाड़ा आपके पास फिर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के बजट को सरल करके निमोनिक्स के साथ और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने के लिए। आपको उत्तर प्रदेश का इतना लंबा चौड़ा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय इन बड़ी परीक्षाओं के लिए सीमित है। और इन सीमित परीक्षाओं में, इन सीमित समय में अगर परीक्षाएं टल गई हैं तो वो समय आपके लिए संजीवनी है। और इस संजीवनी में आपका किया गया अर्जुन ही परिणाम में आपको अर्जुन बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आप यूपीएससी अखाड़ा के साथ अपडेट रहिए। यूपीएससी अखाड़ा आपको बहुत सारे कोर्सेज देता है, बहुत सारे कोर्सेज। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपके नजरों के सामने जो अंक दिख रहे हैं 9310521990, आपको कॉल करना है और आपके पास समाधान चलता हुआ आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी अखाड़ा का मिशन ही है कि हमें अधिक से अधिक युवाओं तक, अधिक से अधिक साथियों तक, जिनके अंदर वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यूपीएससी अखाड़ा आपके बाजुओं को मजबूत करने के लिए, आपके बौद्धिकता को मजबूत करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई के अंतर्गत मिनिमम फीस में आपको मैक्सिमम चीजें दी जा रही हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है पढ़ाई। ठीक है, जो भी आपको कोर्स करना हो आप दिए हुए नंबर पे हमारे संस्थान में, अपने संस्थान में संपर्क करें और अपनी पढ़ाई यथोचित जारी रखें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। हाँ, उत्तर प्रदेश की पीसीएस की एग्जाम जो है वो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसीलिए हम और आप दोनों लोगों के पास पर्याप्त वक्त है कि हम इसको अच्छे से, आपके लिए उत्तर प्रदेश का बजट यूपीएससी अखाड़ा पढ़ेगा। और यूपीएससी अखाड़ा यह सुनिश्चित करेगा कि बजट से आने वाला हर सवाल हमारे इस क्लास के बीच से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश बजट के एनालिसिस की तरफ, उत्तर प्रदेश बजट के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए ये उत्तर प्रदेश बजट का एनालिसिस 2024-2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यूपीएस पीसीएस एग्जाम में इस एक चीज का बहुत ज्यादा योगदान है। समझ रहे हैं आप। ये आप देख रहे हैं सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके साथ वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी हैं। इस बार उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। और ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसके सेकेंड टर्म का थर्ड बजट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं कि ये कौन सा बजट है। तो यूपी असेंबली के योगी गवर्नमेंट के सेकेंड टर्म का थर्ड बजट है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है यूपीएससी अखाड़ा की तरफ से। और आपका काम क्या है, तो सिर्फ आपका काम यह है कि आप, तुम शाही है, तुम शाही हो, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां भी और है। और एक बात याद रखना कि जो लोग तूफानों में पलते जा रहे हैं, अपने संघर्ष से भागो मत, अपने संघर्ष से घबराओ मत। जो लोग तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बजट के की पॉइंट्स की ओर। जो टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है, मतलब जो मेरा बजट है, तो बजट की टोटल वैल्यू कितनी है, तो दैट इज नियरली 7,36,000 करोड़। और एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है 7,36,437.71 करोड़ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। और इसमें से जो रेवेन्यू अकाउंट के लिए अलोकेटेड है दैट इज 5,32,655.33 करोड़। और कैपिटल अकाउंट के लिए क्या है, देन दैट इज 2,03,782.38 करोड़। अब ये बजट होता क्या है, तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है। बजट क्या है, तो बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइंस एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, टाइपिकली फॉर द मंथ और फॉर अ ईयर। आई बात समझ में। फिर ये देखिए
कि आप टोटल एक्सपेंडिचर को जब डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रेसिप्ट, रेसिप्ट का मतलब समझना आप इनकम से, ठीक है, फ्रॉम द रेसिप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो टोटल डेफिसिट एस्टिमेटेड किया गया है बजट में वो क्या है, 15,103.89 करोड़। ये इतना क्या कहते हैं आपका वो है, डेफिसिट है। ये डेफिसिट, ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर कितने का है, तो मोटी मोटा याद रखो 7,36,437 करोड़ का, और पूरे एक्सपेंडिचर में 5,32,655 करोड़ ये जो है ये आपका टोटल रेवेन्यू अकाउंट है, और रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट के लिए कितना है, तो 2,03,782.38 करोड़ रुपीस, ठीक है। और आपका जो ये डेफिसिट है वो कितना है, 15,103.89 करोड़, ये आपका टोटल डेफिसिट है, ठीक है। 3 स्कीम्स, देखो बहुत सारी चीजों के लिए की गई हैं, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी की गई हैं, और आपके जो बजट, एक बजट में 5-6 मेन पिलर्स होते हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे, पूरा ग्राफ्स वगैरह के साथ हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं जो कि बहुत फैक्चुअल है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के बजट को किसने प्रस्तुत किया है, तो दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। इज इट क्लियर? और ये जो बजट है वो यूपी के हिस्ट्री का बिगेस्ट बजट है, ठीक है। दिस बजट इज द बिगेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी, जिसमें न्यू स्कीम्स के लिए 24,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। पुराने स्कीम्स के लिए नहीं, जो न्यू स्कीम्स आए हैं उनके लिए 24,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं। और टोटल डेफिसिट हमने कितना देखा था, 15,103.89 करोड़। और इसका परसेंटाइल एस्टिमेशन देखा जाए तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, तो 3, फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3 पॉइंट, सॉरी थोड़ा सा, फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो फिस्कल डेफिसिट है आपका 3 पॉइंट नियरली 46%। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3.46%। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये 15,103.89 करोड़, ये है इनवर्ड्स डेफिसिट। तो 15,103.89 करोड़, और ये डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है, ये याद रखो 3.46%। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि, और हाँ बजट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्योंकि आगे इससे जुड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डेफिसिट कितने का है, 15,103.89 करोड़, जो ये आपके नजर के सामने आपको दिख रहा है। एंड इन केस ऑफ परसेंटेज इट इज 3.46% आपका टोटल फिस्कल डेफिसिट है। इज इट क्लियर? एग्रीकल्चर के लिए आपको 3 तरह की स्कीम्स देखने को मिलेंगी, वो भी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं बस। स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके लिए 200 करोड़ 200 करोड़ रुपीस का अलोकेशन किया गया है, और 200 करोड़ रुपीस 200 करोड़ का अलोकेशन और किया गया है एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर स्कीम के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक। अब एक चीज और देखो, मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही बताया है कि नए जो न्यू वो है क्या कहते हैं स्कीम्स, उसके लिए याद रखना वो कितना है, 24,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3.46%। फिस्कल डेफिसिट मैंने कितना बताया है वो याद कर लो, 3.46%। ये हमारा कितना है, फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। और दूसरी चीज, टोटली जो क्या कहते हैं अलोकेशन किया गया है वो 60 करोड़ का अलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर के लिए। 3 चीजें हुई हैं, वो 2 देखे, एक और ये देख रहे हैं क्या, कि एलोकेशन ऑफ 60 करोड़ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गॉज इन ब्लॉक्स एंड पंचायत। जो ब्लॉक और पंचायत लेवल पर 60 करोड़ रुपीस का अलोकेशन किया गया है, ताकि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गॉज का इंस्टॉलेशन किया जा सके। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो ये बकायदे आपको फ्लो चार्ट बना के देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं, an increase in the amount payable to eligible beneficiaries under the destitute women pension scheme। destitute का मतलब होता है निराश्रित, वो जिसका कोई आश्रय नहीं है।
तो डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम के अंतर्गत पहले 500 रुपीज पर मंथ दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि यही 500 रुपीज पर मंथ को बढ़ा के कितना दिया जा रहा है, 1000 रुपीज पर मंथ बढ़ा के दिया जा रहा है। तो डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो अलोकेशन किया जाता था 500, उसको बढ़ा के बजट में क्या बोला गया है, कितना कर दिया जाएगा, 1000 रुपीज पर मंथ कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? और इस पर्पस के लिए आप एक चीज देखोगे कि टोटली कितने लोग, तो ये देखो, ये डेटा देखिए, 3128,000, 31,28,000 निराश्रित और डेस्टिट्यूट विमेन्स को इस योजना से, इस स्कीम से बेनिफिट मिला है। अंटिल कब तक का ये डेटा है, द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 एंड 2024, 2023-24 का के थर्ड क्वार्टर तक टोटली 31,28,000 डेस्टिट्यूट विमेन्स को डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम से बेनिफिट मिला है। और इस बजट में यह अनाउंस किया गया है कि जो डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम के अंतर्गत 500 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था, अब वो पर मंथ बढ़ के 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि 1000 पर ईयर, नहीं, 1000 पर मंथ। फिर देखिए, द विमेन फार्मर एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, द विमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि वो टेक्निकल सपोर्ट देगा by farming 200 प्रोड्यूसर ग्रुप्स या प्रोड्यूसर क्लस्टर्स इन द फाइनेंशियल 2024-25। तो विमेन फार्मर के एम्पावरमेंट का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के लिए एक टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा फार्मिंग विमेन्स को, ताकि 200 प्रोड्यूसर क्लस्टर्स की स्थापना की जा सके या 200 प्रोड्यूसर क्लस्टर्स बनाया जा सके। इज इट क्लियर? और एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 2023 और 2024 वाला जो बजट था वो कितना था, 6.90 लाख करोड़, और इस बार वाला कितना है, तो फिर याद कर लो, अप्रोक्स कितना है, तो 7,36,000 करोड़ रुपीस है, और एग्जैक्ट कितना है, तो 7,36,437.79 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है बजट का। और इसमें मैंने आपको बताया कि 24,000 करोड़ जिसके लिए, किसके लिए है, न्यू स्कीम्स के लिए है। इज इट क्लियर? ओके, अब ये देखिए, ये तो आपको मालूम ही है, आर्टिकल 112 एवरीवन नोस, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन बजट ऑफ ईयर इज रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, वहां पर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ईयरली होता है। ये क्या है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो कब से शुरू होता है, करंट ईयर के 1 अप्रैल से और फॉलोइंग ईयर के 31 मार्च से। इज इट क्लियर? अब ये जो डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम है ना, ये एक, समझो इस बात को कि डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम सेंट्रल स्कीम नहीं है, ये एक स्टेट स्कीम है, जो कि जिसके अंतर्गत डेस्टिट्यूट या डेजर्टेड वीमेन और डेस्टिट्यूट या डिजर्टेड वीमेन और 18 वर्ष से 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, और 18 वर्ष की 18 इयर्स ऑफ एज की जो विडोस हैं या जो 18 इयर्स ऑफ एज के ऊपर की विडोस हैं, उनको पेंशन दिया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। तो ये एक स्टेट स्कीम है, डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम क्या है, ये एक स्टेट स्कीम है जिसके अंतर्गत डिस्टिट्यूटेड और या डिजर्टेड महिला को या 18 वर्ष की विधवा या विडो को या 18 वर्ष से ऊपर की विडो को एक पेंशन दिया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 500 था और इससे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1000 कर दिया गया है। The aim of the scheme is to provide social security to women who are unable to sustain themselves with their own resources and are in need of financial assistance। भाई ये विमेन एम्पावरमेंट होगा इससे, ठीक है, विमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा इससे, इनकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और इससे इनके अपने रिसोर्सेज बढ़ेंगे और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह सब कुछ हो रहा है इसमें। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, ये देख सकते हो आप डेटा टोटल
बजट 2024-25 का जो की फिगर्स है आपके सामने 2022-23 का डेटा है, 2023-24 का डेटा है और 2024-25 का डेटा है। हम देख सकते हैं कि 2022-23 का जो डेटा था वो 5,05,906 के अप्रोक्स था। फिर आप देखिए 23-24 में तो 6,32,362 रिवाइज डेटा, और जब आप देखेंगे क्या कहते हैं 24-25 के लिए देन 7,36,437.7 या अप्रोक्सीमेटली 7,36,438 करोड़ का बजट है। ठीक है, और टोटल नेट एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो फिर 2024-25 के लिए ये देखो, ये डेटा देख रहे हो ना, ये 6,96,632 ये है बजट। इज इट क्लियर? ठीक है, और नेट रेसिप्ट मतलब टोटल नेट नेट इनकम कितना है वो था, नेट एक्सपेंडिचर कितना है। अब एक्सपेंडिचर है आपका ये 696,632 और क्या कहते हैं इनकम देखो कितना है आपका, देखो यहाँ पे इनकम कितना है आपका 6,10,101। इसका मतलब कि इनकम आपका कम है और एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, और जो बीच वाला है वो क्या है, डेफिसिट है। इज इट क्लियर? ये डेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया है। क्या इंपॉर्टेंट है तो देखो, इंपॉर्टेंट क्या क्या था, तो पहली चीज की टोटल बजट का कॉस्ट कितना है, तो 7,36,437.71, ये इतना हमारा वर्थ है और ये बिगेस्ट बजट है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात किया जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी की बात किया जाए तो आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो और जीएसडीपी का सेक्टर हो, तो ये जो डेटा दिया है वो मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। इन 2020 to 2023 उत्तर प्रदेश जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ग्रू एट 8.3% compared to 10.2% in 2021-22. ठीक है, in comparison national GDP is estimated to grow at 7.2% in 2022-23। एक कंपैरिजन किया जा रहा है नेशनल जीडीपी के साथ कि उनसे उनकी तुलना में मेरा सीन क्या है। सेक्टर की बात किया जाए तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रू किया है बाय 10% इन 2022-23, इन कंपैरिजन इट ग्रू बाय 14%, इट ग्रू बाय 14% इन 2021-22। और ये एक और बात याद रखो कि 2021-22 में एक वाज ओवर अ लो बेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू किया है बाय 22% और सर्विसेज सेक्टर जो ग्रू किया है वो है 12% के द्वारा। क्लियर? इन 2020 to 23 एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट कितना कितना, तो ये 24% का, 30% का और 46% का कॉपरेशन किए हैं इकोनॉमी में रिस्पेक्टिवली। कितना कितना फिर से देख लो, तो 2022-23 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी में, 24%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 30% और सर्विसेज सेक्टर का 46%। मैं पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करूं तो द पर कैपिटा जीएसडीपी उत्तर प्रदेश का इन 2022-23 is estimated at rupees 96,193 at an annual growth rate of 8% since 2017-18। 2017-18 से ही ये 8% की दर से ग्रो करता जा रहा है, और जो पर कैपिटा जीएसडीपी है उत्तर प्रदेश का 2022-23 में वो कितना है, इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 96,193। ठीक है, नोट में क्या कुछ बातें कह जा रही हैं कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, जो इसमें डेटा आप देख रहे हैं ना सामने, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ये इसी का डेटा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका माइनिंग भी इंक्लूडेड है, क्वेरिंग भी इंक्लूडेड है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका ये इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है, कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर? और ये डेटा कहाँ का है तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉस्पी का डेटा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के 2023 और 24 का ही डेटा सीधे मैंने आपको उठा के आपके सामने रख दिया। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं
तो कह रहा है कि 2023 में उत्तर प्रदेश जीएसडीपी ग्रेव एट 8.3% कंपेयर टू 10.2% इन 2021-22, और जबकि भारत की जो जीडीपी है उसका 2022-23 में ग्रोथ रेट क्या था, 7.2%। सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर किसने शुरू किया, देखिए मैंने डार्क किया हुआ है 10%। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है 22% से, और सर्विसेज सेक्टर की बात करूं तो वो ग्रो किया है 12% से 2022-23 की बात करें तो। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का कॉपरेशन कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कितना है, तो एग्रीकल्चर का 24%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 30% और सर्विस सेक्टर का 46%। और पर कैपिटा जीएसडीपी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा जीएसडीपी 2017-18 से ही 8% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ गई है। इज इट क्लियर? चलिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये थर्ड बजट है सेकंड टर्म ऑफ योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का, एंड हैज बीन प्रेजेंटेड इन द यूपी असेंबली, और फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने इसको प्रेजेंट किया है, और क्या कहते हैं 2024-25 के लिए। और कब बजट हुआ है, फरवरी 5, 2024। और टोटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया 7,36,437.7 करोड़, 71 करोड़ इज दैट, वही अप्रोक्सीमेटली 7,36,438 करोड़ का टोटल बजट है, जिसमें जो रेवेन्यू अकाउंट है वो कितना है, रेवेन्यू अकाउंट मतलब रिकरिंग वाला, जो आता जाता क्या कहते हैं मतलब रेवेन्यू रिकरिंग अकाउंट का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सैलरी हो गई, इज अंडर रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो जिससे कुछ फायदा नहीं होना है, बस जा रहा है, वो देना ही देना है, तो उसके लिए कितना प्रपोज्ड है, 5, क्या कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 5,32,655.35 करोड़। और कैपिटल अकाउंट के लिए, कैपिटल अकाउंट मतलब वो जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। इज इट क्लियर? जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो 2,03,782.38 करोड़ कैपिटल अकाउंट, मतलब जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है ना, वो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्ट करने से ही होता है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट वाला पैसा क्या है, सैलरी देना है तो दे रहे हैं, पेंशन देना है तो दे रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या है, रोड बना रहे हैं, रोड से टोल्स आएंगे, रोड से इकोनॉमी का ग्रो करेगी, रोड से आपका एम्पावरमेंट होगा, देन दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। जबकि रेवेन्यू अकाउंट में सिर्फ जाता है, जाता है, जाता है, और वहां से आने का कोई सीन नहीं होता। इज इट क्लियर? ये आपका रेवेन्यू एंड फिस्कल बैलेंस परसेंटेज जीएसडीपी का, और ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का एक डेटा। ये आप चार्ट आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं, हालांकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, पर फिर भी आप ये देख सकते हैं कि ये परसेंटाइल ग्रोथ है, और यहां पर आपका ईयर दिया हुआ है, हम जिस ईयर के लिए देख रहे हैं, देन दैट इज 2024-25। इसमें देखिए -3.5% आपको दिख जाएगा। इज इट क्लियर? और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज क्या है, वो भी आप यहां से देखो, 2024-25 के लिए आपको दिख जाएगा, एंड दैट इज 32.70%। इज इट क्लियर? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने क्लास के स्टार्ट से ही कि ये यूपी की हिस्ट्री का बिगेस्ट बजट है। ठीक है, एंड 24,000 करोड़ टोटली न्यू स्कीम्स के लिए खर्च किया जा रहा है। एंड सी द फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3.46%। लखनऊ में जो है ना, वो क्या किया जा रहा है, तो एरो सिटी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ही तरह लखनऊ में 15 एकड़ की जमीन पे, 15 एकर्स की जमीन पे एक एरो सिटी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 7 स्टार होटल्स और दूसरे फैसिलिटीज वगैरह भी डेवलप किए जाएंगे। और इसके लिए फ्यूचर एनर्जी के साथ में 4,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। फ्यूचर एनर्जी के साथ में 4,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। ये नेम इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्यूचर एनर्जी के साथ में कितने का, तो देख लो एक बार भैया, फ्यूचर एनर्जी के साथ में 4,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है, ताकि लखनऊ में एरो सिटी बनाया जा सके दिल्ली की लाइंस पे। कितने एरिया में, 15 एकड़। फिर से एरो सिटी लखनऊ में 15 एकड़ पे फ्यूचर एनर्जी के साथ 4,000 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश, देखो एक हैदराबाद में विंग्स इंडिया अवार्ड हुआ। क्या हुआ? हैदराबाद में विंग्स इंडिया अवार्ड आयोजित किया गया, एक प्रोग्राम। इस विंग्स इंडिया अवार्ड के एविएशन सेक्टर में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन का अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश हैज बीन हॉनर्ड एज द स्टेट चैंपियन इन एविएशन विंग इन द विंग्स इंडिया अवार्ड हेल्ड इन हैदराबाद। इज इट क्लियर? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये अवार्ड है, बजट में मेंशन है तो इंपॉर्टेंट हो गया। कहां हुआ है? हैदराबाद में। कौन सा प्रोग्राम? तो विंग्स इंडिया अवार्ड, ठीक है। और स्टेट चैंपियन बना है एविएशन में, ये ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। 914 करोड़ प्रपोज्ड एज उत्तर प्रदेश शेयर इन द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो 914 करोड़ का है। और इस बजट में इस बात का मेंशन है कि 914 करोड़ विल बी अलोकेटेड फ्रॉम द साइड ऑफ उत्तर प्रदेश इन द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। और ये आप याद करो तो ये वही है आरपीटीएस, सॉरी आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत जो डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, 5 नए एयरपोर्ट्स की चर्चा है ताकि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अब भाई प्रधानमंत्री ने बोला है कि मैं चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा, तो इस एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट्स तो होने जरूरी है ना। तो इस एयरपोर्ट्स की जरूरत को देखते हुए आपके अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में, ठीक है? ठीक है, बोलो। ठीक है, इसको इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। क्या निमोनिक्स है? सीएमएस जानते हो आप, कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीसीज, तो उसी से मैंने निमोनिक्स बनाया है। आ सीएमएस, आ सीएमएस, ठीक है। ए से अलीगढ़, ए से आजमगढ़, सी से चित्रकूट, एम से मुरादाबाद और एस से श्रावस्ती। क्या क्या? आ सीएमएस, आ सीएमएस। तो कौन से 5 एयरपोर्ट्स जो है प्रपोज्ड है? वो है आ सीएमएस, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको यहां पे मेंशन कर दूं कि सोनभद्र का जो मयूरपुर में बन रहा है एयरपोर्ट, और सहारनपुर के जो सरस्वा में एयरपोर्ट बन रहा है, उनके वर्क्स अभी कंटिन्यू है, का उनका काम जारी है। तो 5 नए प्रपोज्ड हैं, अलीगढ़, आसीएमएस, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती, ठीक है। और 2 जो कि ऑलरेडी बन रहे हैं वो कहां पे हैं? सोनभद्र के मयूरपुर में और सहारनपुर के सरस्वा में। इज इट क्लियर? अच्छा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बात की गई है बजट में। ये आपका गौतम बुद्ध नगर के जेवर में है। और इस गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाले एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टोटल 1150 करोड़ रुपए का बजटरी अलोकेशन किया गया है इस जेवर एयरपोर्ट के लिए। तो 1150 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किसके लिए किया गया है? जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इज इट क्लियर? और अलोकेशन, एक चीज और, वाराणसी में जो है आपके निफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। किसका डेवलपमेंट किया जा रहा है? निफ्ट का। और इस निफ्ट के डेवलपमेंट के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का अलोकेशन इस प्रपोज किया गया है। तो वाराणसी में निफ्ट की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया जाएगा। इज इट क्लियर? और इसी तरीके से कानपुर मेट्रो और आगरा, अभी हम लोग आगे बीडा के बारे में पढ़ेंगे। कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए लगभग 395 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। और आगरा मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए लगभग 346 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। इज इट क्लियर? देखो याद कैसे करोगे? आगरा में 4 अक्षर हैं, AGRA, AGRA, आगरा। तो आगरा के एलोकेशन कितना है? 3 4 6। तो आगरा वाले में 4 आ रहा है, तो 3 6 याद हो जाएगा, और जिसमें 4 आए समझो वो आगरा मेट्रो के लिए है।
और कानपुर मेट्रो के लिए क्या है, तो कानपुर मेट्रो मतलब जिसमें 4 नहीं है, 2 एलोकेशन है मेट्रो के लिए, तो वो क्या है, कानपुर मेट्रो। तो 395 जो है ये एलोकेशन कितना किसके लिए किया गया है, कानपुर मेट्रो के लिए। और आगरा मेट्रो के लिए एलोकेशन कितना है, 346 करोड़ का। और निमोनिक्स क्या है हमारा, आगरा में 4 है, AGRA, और 3 4 6 मतलब 4 आ गया, तो वो आगरा मेट्रो के लिए लोकेशन है। एयरपोर्ट्स का क्या हमारा निमोनिक्स है, ACMS, मतलब अलीगढ़ आजमगढ़ चित्रकूट मुरादाबाद श्रावस्ती। इज इट क्लियर। 2 जगह जहां जहां काम अभी चल रहे हैं उनका नाम मैंने आपको बताया। एक तो मयूरपुर है आपका, कहां है ये, सोनभद्र में, ठीक है। और दूसरा सारस्वा है, और ये सारस्वा कहां है, ये सारस्वा कहां है, तो सारस्वा आपका सहारनपुर है। तो मयूरपुर इन सोनभद्र और सारस्वा इन सहारनपुर, इन दोनों एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है। 5 नए प्रपोज कौन कौन से हैं, तो ACMS, अलीगढ़ आजमगढ़ श्रावस्ती मुरादाबाद एंड चित्रकूट। इज इट क्लियर। फिर मैंने देखा कि कानपुर मेट्रो के लिए कितना लोकेशन है, 395 करोड़ का। और आगरा मेट्रो के लिए कितना लोकेशन है, 346 करोड़ का, क्योंकि AGRA आगरा 4 हो गया, और 344 है, 4 है। इज इट क्लियर। एक PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क, ये एक प्लान है या ये एक स्कीम है, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। और ये कहां पर बनाया जा रहा है, हरदोई में, लखनऊ हरदोई में। और इसके लिए 200 करोड़ का, कितने का, तो लगभग 200 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है। तो बजटरी एलोकेशन ऑफ 200 करोड़ फॉर PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क इन लखनऊ हरदोई। इन स्कीम्स के बारे में, इन प्लान्स के बारे में हम लोग अलग से बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन अभी इस क्लास में इसको बताने का इतना स्पेस हमारे पास नहीं होता है। इज इट क्लियर। चलिए, गंगा एक्सप्रेसवे, अच्छा एक चीज और, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पहले ये देख लो कि 2057 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है, किसके लिए, तो देखिए 2057 करोड़ का बजटरी किया गया है बजटरी एलोकेशन गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लोग ये सही कर लेना, प्रोजेक्ट। तो 2057 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर सेड द टारगेट टू अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 5.1% फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा टारगेट है कि हम 5.1% का ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, चाहे जैसे। इज इट क्लियर। अब देखो, जो हम लोगों ने आगे पढ़ रखा है उसे इस तरीके से फ्लो चार्ट में मैंने आपकी सुविधा के लिए कर दिया है कि एग्रीकल्चर को लेके बजट में 3 बातें कही गई हैं। हाँ, वो क्या क्या है, पहला स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। दूसरा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड एग्रीकल्चर स्कीम, ठीक है। और तीसरा, ऑटोमेटिक वेदर गाज और ऑटोमेटिक रेन गाज, ठीक। ये 3 बातें हैं। तो स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए बजट में बोला गया है कि 200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया जाएगा। और जो वर्ल्ड बैंक वाली असिस्टेड एग्रीकल्चर स्कीम है उसके लिए भी 200 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर दोनों में कितने, 200 करोड़ का। तो 200 करोड़ फॉर स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम और 200 करोड़ फॉर ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एग्रीकल्चर स्कीम। इज इट क्लियर। और अलोकेशन ऑफ रुपीस कितना, 60 करोड़ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लॉक्स में और पंचायत में ऑटोमेटिक वेदर गाज और ऑटोमेटिक रेन गाज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कितने का अलोकेशन बोला गया है बजट में, तो 60 करोड़ का। इज इट क्लियर। कितने का एलोकेशन है, तो 60 करोड़ का। एग्रीकल्चर से जुड़ी, ग्राम से जुड़ी 3 बातें, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 200 करोड़, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एग्रीकल्चर स्कीम के लिए 200 करोड़, और रुपीज 60 करोड़ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेदर और ऑटोमेटिक रेन गॉज, कहां पे, ब्लॉक्स में और पंचायत में। बात समझ में आई। चलिए, ठीक। मैंने उधर 5 एयरपोर्ट की बात की थी, वो कौन कौन सा था, AACMS, अलीगढ़ आजमगढ़ चित्रकूट मुरादाबाद एंड एस से क्या था, बताइए, एस से क्या था, श्रावस्ती। और 2 जगह काम चल रहा है,
सोनभद्र के मयूरपुर में और आपका सहारनपुर के सरस्वती में। अब भाई अयोध्या, हमारे राम आएंगे, तो जब राम आएंगे तो राम के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी नहीं की जाएगी? तो अयोध्या के लिए 150 करोड़ का बजटरी एलोकेशन अलग से किया गया है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। इज इट क्लियर? अयोध्या एयरपोर्ट के लिए, वो 5 एयरपोर्ट अलग है, 2 बन रहे थे वो अलग है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए एडिशनल 150 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है। महाकुंभ 2025 में आपका प्रयागराज में महाकुंभ होगा। हर बार महाकुंभ नहीं लगता है, ठीक है, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद लगता है। तो 2025 में महाकुंभ होगा प्रयागराज में, और इसके लिए 2500 करोड़ का बजटरी एलोकेशन बजट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रपोज किया है। ठीक है, तो देखो कैसे याद करोगे। महाकुंभ कब है? 2025 में, और अलोकेट कितना किया गया है? 25 का, यही 2500। इज इट क्लियर? तो महाकुंभ कब होगा? 2025 में। बजटरी एलोकेशन कितना है? 2500 करोड़ का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में चैरिटेबल वर्ग के लिए, चैरिटी वाले वर्ग के लिए कितना पैसा निकाला गया है? 1750 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है। अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए हमने कितना दिया था बजट में? 150 करोड़। लेकिन अयोध्या में इतनी ज्यादा पब्लिक आ रही है अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बाद में, कि अब अयोध्या में और भी डेवलपमेंट करना होगा, और उन डेवलपमेंट को अकोमोडेट करने के लिए बजट में कहा गया है कि हम एडिशनल 100 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन कर रहे हैं, ताकि अयोध्या का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। तो अयोध्या से जुड़ी 2 बातें, एक तो अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है, और अयोध्या में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है। उत्तर प्रदेश में चैरिटेबल वर्क के लिए 1750 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है, और महाकुंभ जो कि 2025 में लग रहा है प्रयागराज में, उसके लिए 2500 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वाटर की तरफ। किस पे आ जाते हैं? वाटर की तरफ। वाटर पे आने से पहले एक बात का और ध्यान रखो कि वो 5 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। तो वही AACMS, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती। ये आपको याद करने में निमोनिक से आप याद करोगे तो आसान हो जाएगा। जैसे आगरा मेट्रो के लिए कितना है? तो 3 4 5। इज इट क्लियर? तो 4 आ गया ना, तो AGRA4 ऐसे हो गया। ऐसे ही महाकुंभ 2025 के लिए कितना बजटरी एलोकेशन है? तो 2500 2500। इज इट क्लियर? आइए वाटर पे देखते हैं। इतनी दूर तक हम लोग आ गए। उम्मीद है आपको बजट समझ में भी आ रहा होगा, और साथ ही मेरी वो तमन्ना भी पूरी हो रही होगी कि साथ ही साथ आपको स्मरण भी हो रहा होगा। मैं चाहता हूं कि यहीं के यहीं आप अपनी स्मृतियों में इन सारी बातों को, इन सारे डेटास को लोड कर लीजिए, ताकि अनलोडिंग वाला प्रॉब्लम हो ही ना। इसीलिए मैं निमोनिक्स के साथ आपको चीजें बता रहा हूं। इज इट क्लियर? अब आइए वाटर पे आ जाते हैं। देखो, डार्क जोन में जो 569 फेल्ड ट्यूब वेल्स थे, डार्क जोन में जो 569 फेल्ड ट्यूब वेल्स थे, उनके लिए 70 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है। ठीक है, डार्क जोन के 569 फेल्ड ट्यूब वेल्स के लिए 70 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है। इज इट क्लियर? और इतना ही नहीं किया गया है, एक चीज और मैं तुमको बताऊं कि जो आपका ये पहले क्या था ना, कि जो डार्क जोन था वहां पर यह कह दिया गया था कि आपको प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। डार्क जोन में आपको क्या नहीं दिया जाएगा? तो डार्क जोन में आपको प्राइवेट ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब प्राइवेट ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलना अभी प्रॉब्लम हो गई। इससे कई सारे फार्मर्स सप्रेस हो गए, और जब किसान को पानी नहीं मिलेगा तो किसान दाने की उपज कहां से करेगा? तो दाने के लिए किसान को पानी का मिलना वेरी मच इंपॉर्टेंट। दाने के लिए किसान को पानी का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दाने के लिए पानी चाहिए, तो किसान को पानी मिले, इसके लिए क्या किया गया कि जो बैन लगा हुआ था
प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन पे जो कि डार्क जोन में था उसको लिफ्ट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इससे क्या होगा कि इस डार्क जोन में रहने वाले 1 लाख ऑफ फार्मर्स, 1 लाख किसानों को, लगभग टोटली 1 लाख किसानों को इस बात का जो है लाभ मिलेगा। इज इट क्लियर? तो वाटर से जुड़ी दो बातें कि 70 करोड़ रुपीस हैज बीन अलोकेटेड फॉर द फेल्ड 569 ट्यूब वेल्स in the dark zone, and the ban which was imposed on giving the private tube well connections in the dark zone has been lifted or removed, और इससे डायरेक्टली 1 लाख फार्मर्स को बेनिफिट प्राप्त होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इन सब के साथ ही मैं एक और चीज बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जब आप बजट को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में फाइनेंशियल कंप्यूटेशंस बहुत अच्छा हो गया है। यहां पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है उसमें यूपी कभी 14th पोजीशन पे हुआ करता था, 14वें स्थान पर हुआ करता था, और वही उत्तर प्रदेश आज इस रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है पूरे भारत में। तो पूरे भारत में 14वें पोजीशन पर रहने वाला उत्तर प्रदेश आज किस पोजीशन पे है? तो आज उसका पोजीशन है लगभग कितना? देन दैट इज सेकंड। इज इट क्लियर? ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आ जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ। एनर्जी सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे तो देखो, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, कुसुम का फुल फॉर्म बताइए आप हमको तुरंत, कुसुम का फुल फॉर्म बताइए। कृषक ऊर्जा सुरक्षा, अरे सब मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या बताओगे भाई? अभी किसान का पूछे तो सबको पता होगा, किसान सम्मान निधि। कुसुम का फुल फॉर्म बताओ, बताओ। किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान, कंफर्म करिए, वो बताइए मुझे। तो पीएम कुसुम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, और इसके लिए कितना एलोकेशन किया गया है? तो 449.45 करोड़ रुपीस का। पढ़ना ध्यान से कुसुम स्कीम को, आपको लगेगा कि दिस इज अ मास्टर स्कीम। तो पीएम कुसुम स्कीम के लिए 449.45 करोड़ का अलोकेशन किया गया है। इज इट क्लियर? चलिए, आपने नोएडा का नाम सुना है? ग्रेटर नोएडा का नाम सुना है? इसी नोएडा और इसी ग्रेटर नोएडा के लाइन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड की शकल और सूरत को बदलने की, दशा और दिशा को बदलने की जद्दोजहद उठाई है। और इसके लिए आपके स्क्रीन पर 4 शब्द लिखे हुए हैं, बीडा। बीडा मीन्स, बीडा मीन्स बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो प्लान्स ये हैं कि बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियली, कॉमर्शियली, रेजिडेंशियली, टूरिज्म से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर खूब डेवलप करेंगे। किस कैसे? तो जैसे नोएडा को डेवलप किया गया है, जैसे ग्रेटर नोएडा को डेवलप किया गया है। तो बीडा विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। इज इट क्लियर? क्या किया जाएगा यहां पर? देयर आर प्लान्स टू डेवलप इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन बुंदेलखंड। इज इट क्लियर? हम क्या क्या करेंगे? स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करेंगे, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के आने के साथ ही, बैटरी वाली कार्स के आने के साथ ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, सेमीकंडक्टर की अधिक से अधिक चीजें इंडिया में हो। तो देखिए उत्तर प्रदेश बजट में इसकी एक झलक मिल रही है, सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया के तमाम देश हैं जो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं और उनसे कंपीट करना है हमको। तो भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना पड़ेगा, एंड हेंस वी आर सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश। और क्या? तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर की तरफ भी काम किया जा रहा है। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, 2200 करोड़ रुपीस दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले क्या कहते हैं बेनिफिशियरीज के लिए। किस पर्पस के लिए? तो पहली बात कि एलपीजी सिलेंडर को फ्री में रिफिलिंग की जाएगी। तो एलपीजी सिलेंडर के फ्री रिफिलिंग के लिए 2200 करोड़ रुपीस अलोकेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भारत जो है सबको क्लीन गैस, क्लीन चूल्हा देना चाहता है। एकदम आप क्लीन गैस से खाना पकाइए, ठीक है। और एक और बात क्या इसमें जोड़ दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है कि उज्ज्वला स्कीम के जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको फूड ग्रेन्स भी, मतलब राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2200 करोड़ का अलोकेशन किया गया है दो बात के लिए। पहला कि आपका रिफिलिंग किया जाएगा एलपीजी सिलेंडर का फ्री में। दूसरा, उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरी को राशन भी दिया जाएगा, फूड ग्रेन भी दिया जाएगा। बनारस को सौगात मिली है एक नए मेडिकल कॉलेज की। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और मेडिकल कॉलेज मिलना वाराणसी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन छात्रों के लिए ये एक बहुत सुनहरी खबर है जो सीटों के अभाव में अपने भविष्य को अंधेरे में समझते हैं। तो एक नया मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश किया गया है वाराणसी के लिए। और इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और वहां से 40 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आया। और ये सारा पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? इस नए मेडिकल कॉलेज जो कि कहां प्रपोज किया गया है? वाराणसी में। और ये डायरेक्टली 1.10 करोड़ रोजगार, करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो नया मेडिकल कॉलेज कहां खुलेगा? बनारस में। जब खुल जाएगा तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये संजीवनी होगी। और जब तक नहीं खुला है तो दैट विल जनरेट 1.10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट। और इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है इस चीज के लिए। ओल्ड एज पेंशन पे भी हमारी सरकारों ने कुछ कुछ किया है। क्या किया है? तो ओल्ड एज पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपीज पर मंथ दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 1000 रुपीज पर मंथ दिया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत। और इससे कितने लोगों को फायदा होगा? तो लगभग 55 लाख सीनियर सिटीजन को। अभी 1000 कुछ और भी था, तो डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम के अंतर्गत भी 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन को दिया जाता है ओल्ड एज पेंशन, वो भी दिया जा रहा है 1000। और 55 लाख लोग इससे फायदेमंद, मतलब इससे बेनिफिटेड होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, एक दो बातें होती है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन और रोड्स का रिपेयरिंग। तो रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब नए रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए 2500 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। नए रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए 2500 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। और जो आई थिंक देयर इज अ मिसमैच इन डेटा। नो, करेक्ट, करेक्ट। allocation of 2500 crore rupees has been done for the construction of roads। और रोड को रिपेयर करने के लिए 3000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया गया है। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? विल लुक ओवर दैट, बट हाँ, दिस इज मोटी मोटा ठीक है। ठीक है, 2500 करोड़ एंड 3000 करोड़ रुपीस। चलो देखो, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्कूल्स में हो रहे हैं, कॉलेजेस में हो रहे हैं, हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टैबलेट्स का और स्मार्टफोन्स का। तो इसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। इज इट क्लियर? और एक अलोकेशन किया गया है 2500 करोड़ रुपीस का। किस लिए? एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका नाम है देखो, एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो एक्सप्रेसवे दो एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। एक जो कि आपका आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है।
तो एक एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और इसके लिए इसको कितना पैसा दिया गया है, तो 2500 करोड़। पढ़ लीजिए, an allocation of 2500 crore rupees has been made for a new expressway that will link the Agra Lucknow expressway and the Purvanchal expressway। ठीक है, और क्या, तो देखो रक्षाबंधन पर आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बसें जो हैं वो एकदम निःशुल्क होती हैं, जितनी कॉरपोरेट बसें होती हैं, और वो हमारी उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं उस पर बैठ के जो है अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं। तो इस पर्पस के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया है, जिससे उन बहनों की क्या कहते हैं सवारी को निःशुल्क किया जा सके, जो अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधने जाया करती हैं। ठीक है, तो देन एंड दैट फॉर न्यू पर्पस क्या है ये, 500 crore rupees have been allocated for new buses in corporation buses for free travel on Raksha Bandhan। Is it clear? एक और बात का ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर देख लो एक बार। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए 7350 करोड़ 7350 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए। इज इट क्लियर? और गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 2057 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है, और इससे प्रत्यक्ष रूप से 76 लाख पीपल का फायदा होगा, बेनिफिट होगा। फिर से देख लेते हैं, 4000 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 2500 करोड़ उस एक्सप्रेसवे के लिए जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक करेगी, जोड़ेगी, और 500 करोड़ रुपीस उन बसेस के लिए जो रक्षाबंधन के दिन फ्री कर दी जाती हैं हमारी उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है, और गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 2057 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है, जो कि सीधे सीधे 76 लाख पीपल को बेनिफिट करेगा। Is it clear? A sum of 500 crore rupees has been allocated for the construction of Link Expressway। एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। कौन सा एक्सप्रेसवे? लिंक एक्सप्रेसवे। जो लिंक एक्सप्रेसवे बनते हैं ना, इन लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। तो बजटरी एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ रुपीस हैज बीन डन फॉर द लिंक एक्सप्रेस वे। इज इट क्लियर? और अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन किया गया है। तो देखो ये लिखा है ना, द अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए हैज बीन अलोकेटेड अ सम ऑफ 400 करोड़ रुपीस। इज इट क्लियर? ठीक। उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना, उत्तर प्रदेश जो है पीएम जन धन योजना के अंतर्गत फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा अकाउंट्स खोले गए पूरे इंडिया में किस स्टेट में? वो है यूपी में। तो यूपी में कितने अकाउंट्स खोले गए हैं? देन दैट इज 9 करोड़ अकाउंट्स। कितने अकाउंट्स? 9 करोड़ अकाउंट्स खोले गए अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना इन उत्तर प्रदेश, और इन दिस केस उत्तर प्रदेश होल्ड्स फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया। इज इट क्लियर? फिर हम देखते हैं दूसरी योजना का जिक्र है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जितने स्कीम्स और जितनी योजनाओं का जिक्र आपको बजट में दिख रहा है, इनके बारे में मैं तो वो बता रहा हूं जो बजट में है, लेकिन इस क्लास के बाद आप इतना मेहनत करना कि जिन स्कीम्स की के बारे में मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता रहा हूं, इस क्लास के दौरान बता रहा हूं, आप उन स्कीम्स को बस गूगल करना, कब शुरू हुई कब खत्म हुई, मोटी मोटा प्रोसेस क्या है वो देख लो, काम खत्म। ठीक है, इट कैन बी स्टार्टेड, कब से कब तक के लिए है, शुरू कब। अब देखते हैं ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1.90 करोड़ एनरोलमेंट हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और इस नंबर के साथ उत्तर प्रदेश होल्ड सेकंड प्लेस इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत यूपी हैव 1.90 करोड़ एनरोलमेंट्स, और इस संख्या के साथ यूपी होल्ड सेकंड पोजीशन इन इंडिया। पहला कौन है आप बताओ? ठीक है, अंडर दी अटल पेंशन स्कीम, जो अटल पेंशन स्कीम है
उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। और कितना एनरोलमेंट है? तो 1.18 एनरोलमेंट, 1.18 करोड़ का, ठीक है, 1,18,00,000 का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है अटल पेंशन स्कीम के साथ। यूपी हैव एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? इसी के साथ बजट में यह भी बताया गया है कि कितने बैंक ब्रांचेस हैं यहाँ पर, कितने बैंक मित्र और सखी काम कर रहे हैं यहाँ पर, कितने क्या कहते हैं आपके ये एटीएम मशीन है यहाँ पर, देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो टोटली जो आपको पिलर्स मैंने आपको बात किया था, तो कितने कितने पिलर्स हैं? एक पिलर है एजुकेशन, 6 पिलर है टोटल। एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और आपका एनर्जी, एग्रीकल्चर, रोड्स एंड ब्रिजेस। इन सब में उत्तर प्रदेश के बजट में क्या कहा गया है वो मैंने एक लाइन में आपको एक तरीके से लिख के आपको मैंने बता दिया है। वन बाय वन आई विल रीड इट फॉर यू एंड यू विल गेट एग्जैक्ट डेटा अबाउट दीज 6 पिलर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई रीड इट। इसके नीचे मैंने एक ग्राफ भी लगा दिया है, जिस ग्राफ में क्लियरली इस डेटा को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 6 की सेक्टर्स होते हैं और वो 6 की सेक्टर को लेके उत्तर प्रदेश का 2024-25 का जो बजट है वो क्या कह रहा है, उसके बजट एस्टिमेट्स क्या कह रहे हैं, इस पर बात करते हैं। एजुकेशन के विषय में बात करें तो एजुकेशन के विषय में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हैज अलोकेटेड 14.6%, ये इंपॉर्टेंट है परसेंट। उत्तर प्रदेश ने अपने बजट का 14.6% टोटल, मतलब 14.6% का एक्सपेंडिचर कहां किया है? तो 2024-25 में एजुकेशन के लिए। तो उत्तर प्रदेश हैज अलोकेटेड 14.6% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन 2024-25. This is roughly the same as the average allocation for education by the states in 2023-24. हेल्थ की बात करें तो उत्तर प्रदेश हैज अलोकेटेड 6.2% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स हेल्थ, जो कि सेम है अन्य राज्यों का एवरेज लिया जाए उसकी तुलना में। इज इट क्लियर? रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में यूपी ने अपने एक्सपेंडिचर का टोटली कितना अलोकेट किया है? तो देखो भैया, यूपी ने किया है 5.22% का अलोकेशन, और ये जो अलोकेशन है वो अन्य राज्यों के एवरेज की तुलना में रूरल डेवलपमेंट में मार्जिनली हायर है उत्तर प्रदेश का। इज इट क्लियर? देन कम्स द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने 6.7% ऑफ अपना टोटल एक्सपेंडिचर का 6.7% उत्तर प्रदेश ने एनर्जी की तरफ खर्च किया है, और ये हायर है देन द एवरेज अलोकेशन विच आर डन बाय द स्टेट्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश ने 3.1% ऑफ एक्सपेंडिचर अलोकेट किया है, और ये जो अलोकेशन है वो अन्य राज्यों की एग्रीकल्चर के लिए किए जाने वाले एक्सपेंडिचर की तुलना में कम है। इज इट क्लियर? और रोड्स एंड ब्रिजेस में तो भाई मार्जिनली इनका हायर है। रोड्स एंड ब्रिजेस में उत्तर प्रदेश का अलोकेशन कितना है? तो टोटल एक्सपेंडिचर का 5.9%, और ये हायर, ये दिस डेटा इज हायर देन द एवरेज अलोकेशन डन बाय द अदर स्टेट्स which is nearly 4.6%। आपको बस याद रखना है उत्तर प्रदेश वाला। ये देखो, ये आपका टोटली दिया गया है। देखो हमको अपना वाला देखना है 2024-25, ठीक है, ये अन्य राज्यों का एवरेज है, ये अपने यूपी का है। ऐसा ही मैंने यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया है, यहां भी कर दिया है, यहां भी कर दिया है। आप देखोगे बड़े आराम से आपको दिख जाएगा और बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एजुकेशन के लिए 46, एजुकेशन के लिए कितना है? तो एजुकेशन के लिए 14.6%, और क्या कहते हैं आपका हेल्थ के लिए 6.2%, 5 ये आपका 2% फॉर रूरल डेवलपमेंट। फिर देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बजट में 6.7% है किसके लिए? फॉर एनर्जी सेक्टर, जबकि दूसरे राज्य कितना कर रहे हैं? 4.7, मतलब हायर है। ये आराम से पता चल जा रहा है ना, 4.7 से हायर है, ये अन्य राज्यों का है, अदर स्टेट्स का है, और ये आपका यूपी का है। और देखो इसी तरीके से 3.1% है एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश का, जबकि अन्य राज्य कितना किए हैं? 5.9%, ये एवरेज है। तो मतलब उत्तर प्रदेश बहुत कम किया है। जबकि हम अगर ब्रिजेस और रोड्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 5.9% है और अन्य का एवरेज 4.6% है, और इस मामले में यूपी बहुत ज्यादा हाई है। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको आनंद आ गया पढ़ने में। नाउ मैं जो आपको बात कर रहा था, 19,705 बैंक्स के ब्रांचेस है उत्तर प्रदेश में। इज इट क्लियर?
2,28,544 बैंक मित्रा एंड बीसी, ये लोग वो लोग होते हैं जो बैंक को आपके घर तक पहुंचाते हैं। और उत्तर प्रदेश में 17,852 एटीएम फंक्शन कर रहे हैं, और सखी सर्विसेज भी यहां पर दी जा रही हैं फॉर बैंकिंग इंक्लूजन। तो बैंकिंग इंक्लूजन के लिए यूपी हैव 19,705 बैंक ब्रांचेस, 2,28,544 बैंक मित्रा एंड बीसी, एटीएम कितने हैं तो 17,852, और सभी सर्विसेज तो दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत यूपी हैव एन एनरोलमेंट ऑफ 5.54 करोड़, और इस नंबर के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले पोजीशन पर आता है। इज इट क्लियर? उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले पोजीशन पे आता है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात किया जाए तो 2024-25 के लिए हमारा गोल है कि हम 200 प्रोडक्शन क्लस्टर्स को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हमने क्या कर रखा है, तो क्या कहते हैं, हमारा गोल है कि हम 2024-25 के लिए, ये मिनिस्ट्री लिख दिया है, ये हियर इट विल नॉट बी मिनिस्ट्री, इट विल बी जस्ट जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसको आप काट दीजिएगा ऐसे, इट विल बी ओनली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो द गोल 2024-25 का जो गोल है हमारा वो कितना है, 200 प्रोडक्शन क्लस्टर्स हमको बनाना है। ओके, दूसरा, यूपी रानी लक्ष्मीबाई विमेन एंड चाइल्ड हॉनर फंड के अंतर्गत women and girls affected by heinous crimes will be given the financial assistance which will be ranging from 1 lakh to 10 lakh। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष या यूपी रानी लक्ष्मीबाई विमेन एंड चाइल्ड हॉनर फंड किसके द्वारा विमेन एंड गर्ल्स जो हाइनस क्राइम्स या अत्यंत घृणित, अब क्या कहते हैं, जघन्य अपराधों में से पीड़ित हैं, उन महिलाओं को 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और 200 प्रोडक्शन क्लस्टर्स का हमारा एम है टिल 2024-25। एम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है इसके अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और 4.13 लाख यूथ्स को ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल चुकी है किसी न किसी कंपनी में। ठीक है, तो 12.1 लाख यूथ्स हैव बीन रिसीव्ड ट्रेनिंग एंड 4.13 लाख यूथ्स को कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में प्लेसमेंट दी जा चुकी है। मनरेगा की बात किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 दोनों का डेटा मैंने आपको दे दिया है। 2023-24 में हमने 28.68 करोड़ मानव दिवस मनाए थे या मानव दिवस का सृजन किया था, और 75.24 लाख को रोजगार मिला था, एम्प्लॉयमेंट मिला था अंडर महात्मा गांधी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो आपका ये स्कीम है, ये मनरेगा के अंतर्गत आपको 28.68 करोड़ मानव दिवस हमने फाइनेंशियल 2023-24 में मनाया था, और 75.24 लाख को एम्प्लॉयमेंट मिला था। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो इस बार हमने टारगेट बनाया है कि हम 33 करोड़ मानव दिवस को का सृजन करेंगे। इज इट क्लियर? 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेंगे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द नेशनल, मैंने अभी आपको सारा डेटा दिखाया था, ग्राफ से फिर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने प्रपोज किया है, अब बजटरी में प्रपोज किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अब बजटरी एलोकेशन ऑफ 7350 करोड़ रुपीज फॉर द फिस्कल ईयर 2024 एंड 25। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत एक बजटरी एलोकेशन किया जाएगा 2592 करोड़ रुपीस का, ये प्रपोज किया गया है। और ये क्यों किया जाएगा, तो हम लोग HWC बनाएंगे, जिसको बोलते हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर और केयर यूनिट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। पढ़ लेते हैं। The National Rural Health Mission has proposed a budgetary allocation of 7,350 crore rupees for the fiscal year 2024-25, और अंडर दी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2,952 करोड़ रुपीस हैज बीन प्रपोज्ड। ये इंक्लूड करेगा हेल्थ वेलनेस सेंटर और केयर यूनिट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। इज इट क्लियर?
उम्मीद करते हैं आप समझ में आया। और अब आपको इससे जुड़े कुछ सवालों का जवाब देना है जो आपके स्क्रीन के सामने आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का बजट पूर्णतः खत्म हुआ। ठीक है, अब आपका काम है आप रिवाइज करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी फॉर उत्तर प्रदेश इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप बताओ इसका आंसर क्या है। ए बी सी डी, आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स। अरे बोलो। अरे ग्राफ भी मैंने दिखाया भाई। हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं। यस, बी, 3.46% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary source of revenue for the Uttar Pradesh government? Income tax, sales tax, property tax, excise duty? ये बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी। ना 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 ना, जल्दबाजी नहीं, आराम से आराम से सोचो समझो, आराम से चलो भाई, जल्दबाजी नहीं है। एग्जैक्टली, डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। Which sector typically receives the highest allocation in उत्तर प्रदेश बजट? ये तो बता सकते हो भाई, ये मुझसे मत उम्मीद करो। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने पूरा बताया भी है, प्लस साथ में मैंने आपको ग्राफ पे भी दिखाया है। खुद से लगाना, आई विल नॉट टेल यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ उत्तर प्रदेश बजट? उत्तर प्रदेश बजट का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, अलोकेट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, जनरेट रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, प्रोवाइड फंडिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स, पे ऑफ स्टेट डेब्ट्स। भाई देखो, ये तो होना नहीं है, ये तो होना नहीं है, ये तो मुश्किल ही है। तो आंसर क्या होगा? ए, अलोकेट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपीएससी अखाड़ा हमेशा अपने स्टूडेंट्स का दिल खोल के वेलकम करेगा, एंड वी आर हियर फॉर यू। यू, आपको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं करनी है, आपको सिर्फ मन बनाना है कि आपको पढ़ना है, और उसके बाद तो फिर वही बात कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल। और इस दंगल को लड़ने के लिए आपको एक अखाड़ा चाहिए, और उस अखाड़ा का नाम है यूपीएससी अखाड़ा। क्योंकि यूपीएससी अखाड़ा आज के तमाम अखाड़ों की तरह नहीं है, ये वो अखाड़ा है जहां आपको मिनिमम फीस में मैक्सिमम रिसोर्सेज दी जाती है। यहाँ की हर फैकल्टी, हमारे विनय सर, हर एक टीचर आपके लिए सोचता है, और वो आपको क्या बेहतर दे सके इसकी व्यवस्था करता है। थैंक यू, एंड उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। किसी भी छात्र या छात्रा को, स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज अस 24/7। आवर नंबर्स आर गिवन ऑन द फर्स्ट पेज। थैंक यू।